गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोगों को केवल रिवीजन करना है। पूरे वीक जो हम लोगों ने पढ़ा है आज उसकी रिवीजन होगी, चूंकि संडे और एवरी संडे हम लोग क्या करते हैं, पूरे वीक की रिवीजन करते हैं। मैंने आप लोगों से काफ़ी टाइम्स कहा है कि रिवीजन एज मच एज किया करें। कुछ नए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे रिवीजन करना, वरना वो चीज़ें भूल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं पूरे सप्ताह का, पूरे वीक की कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट MCQs कौन सी है। किस राज्य में भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल खोला गया है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, MP, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आपका पहला जो है यह भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है, जिस किस नाम से है? शांतिगिरी विद्या भवन। यहाँ आपको नाम इमेज में शो हो रहा है, शांतिगिरी विद्या भवन। और ये कितने से कितने क्लास तक के लिए है? यह क्लास 8 से लेकर यानी कक्षा 8 से लेकर यह 8 to 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। कितने के लिए? ओके, क्लास 8 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट के लिए यह AI स्कूल खोला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव यानी CR का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? चित्रकार, सांख्यिकीविद, अभिनेता, समाज सेवा। तो यह क्या थे? CR राव क्या थे? यह एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे। क्या थे यह? प्रसिद्ध सांख्यिकीविद। ये अगर इनके बारे में बोला जाए तो 1968 में पद्म भूषण, कुछ पॉइंट्स आप ऐसा लिख सकते हैं, 1968 में पद्म भूषण दिया गया था 1968 में। 2001 में इन्हें पद्म विभूषण 2001 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। SS भटनागर पुरस्कार भी इन्हें 2002 में दिया गया था। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? ऑप्शन दिया गया आगरा, इंदौर, श्रीनगर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान। तो ध्यान रखिएगा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर आप 1 से लेकर के 5 तक में देखेंगे तो प्रथम 3 में जो आएगा वो आपका MP ने वो स्थान को हासिल किया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, शहर पूछा है। शहर कौन सा है आपका? प्रथम हो गया आपका इंदौर हो गया। और अगर नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि राज्य कौन सा है तो MP जो है प्रथम वह राज्य हो जा रहा है। इसके अलावा भोपाल का नाम भी आता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। इंदौर आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर आपका आगरा है। आगरा आपका सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड है किसमें? एंड थर्ड पोजीशन पर आपका ठाणे। ठाणे आपका थर्ड पर है, ठाणे यह थर्ड पर है, ठाणे। फोर्थ आपका श्रीनगर हो गया, यह फोर्थ है। फोर्थ आपका श्रीनगर हो गया। फर्स्ट इंदौर, सेकंड आगरा, थर्ड ठाणे, फोर्थ श्रीनगर एंड फिफ्थ है आपका भोपाल। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि अगर 5 ऊपर अगर टॉप 5 में लिया जाए तो 3 जो है किसमें? वो MP ने ही उस पर कब्जा किया हुआ। कैसे? क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर में अगर स्वच्छता के बारे में पूछा जाए तो राज्य के अगर संदर्भ में तो MP प्रथम हो जाएगा। शहरों का नाम लेगा तो इंदौर हो जाएगा, राज्य में MP होगा, शहरों में इंदौर होगा और भोपाल भी आपके 5th पोजीशन पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 69th नेशनल फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, सनी देओल। तो यह पूछा क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो अभिनेता किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं अल्लू अर्जुन किस मूवी के लिए? पुष्पा द राइज के लिए। आलिया भट्ट को आप यहाँ देख रहे हैं, आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए दिया गया था फिल्म? द गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। गंगूबाई काठियावाड़ी। इसके साथ साथ इन्हें क्या किया गया है? बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। इनके साथ ही और किसको दिया गया था? कृति सेनन।
मूवी कौन सी थी उनकी? मिमी के लिए, मिमी, मिमी के लिए, ध्यान रखिएगा, मिमी के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रति वर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? 29 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त, 19 अगस्त है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 अगस्त। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त को ही क्या हो गया था? चंद्रयान 3 जो है आपके कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह लैंड किया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने के कारण 23 अगस्त को मोदी जी ने क्या कहा कि इसे हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, कलाम पॉइंट, भाभा पॉइंट। तो यहाँ बोला गया है चंद्रयान 2 ने जो अपने पद चिन्ह छोड़े हैं तो वह आपको क्या कहलाएगा? वह आपका तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, तिरंगा पॉइंट। और ये किसकी प्रेरणा देता है? ये किसकी प्रेरणा देता है? तिरंगा जो पॉइंट है ये एक सीख देता है कि कोई भी जो विफल होती है वो आखिरी नहीं होती है, कोई भी विफल जो है वो आखिरी नहीं होती है। अगर ये विफल को आखिरी मान लेते तो चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखना है। नाउ इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 2 का तो तिरंगा पॉइंट हो गया, चंद्रयान 3 का कौन सी? शिव शक्ति पॉइंट है। चंद्रयान 1 ने जिस पॉइंट पे लैंड किया था वो लैंड क्रैश हो गया था, तो उसे क्या बोला गया है? उसे बोला गया है आपका जवाहर पॉइंट। क्यों? क्योंकि 14 नवंबर 2008 की घटना थी और चूंकि उस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जयंती का सेलिब्रेशन किया जाता है तो इसलिए वहां पे जवाहर पॉइंट उसे कहा गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सीमा देव का 81 इयर्स की उम्र में निधन हुआ है? मराठी, भोजपुरी, तमिल, कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मराठी फिल्म की है। ये किस फिल्म की है? मराठी फिल्म की। अल्जाइमर के कारण इनकी डेथ हो गई थी। ओके, अल्जाइमर के कारण। नाउ अल्जाइमर रोग से काफी पीड़ित थी तो उसे इनकी डेथ हो गई। एमरसन मंगवा कौन सी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं? दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं। तो कौन सी बार बने हैं? यह बने हैं आपकी दूसरी बार। और यह दूसरी बार ही नहीं बने, यह इनका अंतिम कार्यकाल भी है। दूसरी के साथ साथ यह इनका अंतिम कार्यकाल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? कन्नड़, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। तो किस भाषा से हैं ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंग्रेजी, अंग्रेजी। ओके, इन्हें 1981 में इनकी एक अंग्रेजी कविता थी रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप इनकी एक अंग्रेजी की कविता रही है, रिलेशनशिप। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? यह 1981 में, 1981 में। और इन्हें 2009 में पद्मश्री भी दिया गया है। पद्मश्री 2009 में पद्मश्री भी इनको दिया गया है। क्लियर? नाउ रिलेशनशिप काफी चर्चित इनकी रही है, अंग्रेजी कविता थी इनकी, उनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और चूंकि ये कहाँ के थे? ये मशहूर कवि जयंत महापात्रा, इनका कटक में निधन हुआ था। उड़ीसा के थे ये, इनका कटक में निधन हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रावण माह की पूर्णिमा को, श्रावण माह की अमावस्या को, श्रावण माह की तृतीया को, श्रावण माह की दशमी को। तो ध्यान रखिएगा इस बार जो आपको मनाया गया है विश्व संस्कृति दिवस, वह 31 अगस्त को मनाया गया है। यह कब मनाया गया है? 31 अगस्त को। और 31 अगस्त चूंकि क्या था? यह आपका श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन था। तो कहने का मतलब यह है कि एवरी ईयर ये श्रावण माह के पूर्णिमा का दिन यह सेलिब्रेट किया जाएगा। श्रावण माह के पूर्णिमा का दिन कौन सा है? संस्कृति दिवस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्यों संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है? जो संस्कृत की भाषा जो है वो लुप्त होते जा रही है, इस संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत दिवस जो है आपका मनाया जा रहा है, ताकि इससे संस्कृत की भाषा को फिर से बढ़ावा मिल सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है कैरोलिना मरीन, सुनील छेत्री, राफेल नडाल, अजिंक्य रहाणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राफेल नडाल। क्यों होगा राफेल नडाल? इनके साथ 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन्फोसिस का। और इन्फोसिस क्या है आपकी? ये मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये है ना, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर एक प्राइवेट कंपनी है। और इसके सीईओ कौन है? सलील पारेख है, सलील पारेख। उन्होंने क्या किया? 3 इयर्स का राफेल नडाल के साथ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? किस सुंदरी ने जीता है? अलका जैन, गायत्री चौधरी, प्रियन सेन, मानुषी शर्मा। तो किस सुंदरी ने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रियन सेन। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आपकी राजस्थान की जयपुर की रहने वाली, राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का इन्होंने खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी बनी है? पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी। ऑप्शन दिया गया है मीनाक्षी शर्मा, गीतिका शर्मा, रीटा अग्रवाल, अमीषा देवगन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीतिका श्रीवास्तव। क्या होगा? गीतिका श्रीवास्तव। और ये किसका स्थान ले रही हैं? सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। किसका स्थान? सुरेश कुमार का। सुरेश कुमार का स्थान। ओके, गीतिका श्रीवास्तव, इनको भारत की पहली महिला है आईपीएस अधिकारी जिनका अपॉइंटमेंट कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में। गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 का क्या दिया गया है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितने हो जाएंगे? कितने हस्तियों को दिया गया है रैमन मैग्सेसे अवार्ड? 4 हस्तियों को दिया गया है। 4। अब इमेज में बिल्कुल शो हो रहा है, आपके पास इमेज में शो हो रहा है। कितने हस्ती है? यह 4 है। 4 हस्तियों को दिया गया है। अब इन 4 हस्तियों में थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। 4 हस्तियों में आप यहाँ 4 जो इमेज देख रहे हैं, इन्हें दिया गया है, ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। इनको शिक्षा के लिए दिया गया है। शिक्षा, बस काफी शॉर्ट में लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे। शिक्षा के लिए हैं कहाँ के? ये बांग्लादेश के हैं। ओके, बांग्लादेश, बांग्लादेश की हैं। ओके, इनका नाम क्या है? कोरवी रक्षंद। ओके, रक्षंद, कौरवी रक्षंद, कौरवी रक्षंद। नाउ अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर कौन है? ये है फिलीपींस की रहने वाली है, फिलीपींस की, फिलीपींस की। इनको क्यों दिया गया है? शांति के लिए, शांति के लिए। ओके, बस एक ही कोड वर्ड ध्यान रखिएगा कि किसको किसके लिए दिया गया है। इनको शांति के लिए। इनका नाम क्या है? और नाम इनका ध्यान रखिएगा, मिरियम, मिरियम, थोड़ा सा नाम बड़ा है, कोरोनेल फेरर, ये इनका नाम है। कोरोनेल फेरर इनका नाम है, मिरियम कोरोनेल फेरर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब इन्हें किस लिए दिया गया है? इन्हें दिया गया है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण। ओके, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तिमोर लस्ते। ओके, कहां से? ही तिमोर लस्ते, तिमोर लस्ते। इनका नाम अगर बोला जाए, इनका नाम क्या है? तो इनका बस शॉर्ट में लिख लीजिएगा। इनका नाम को यूजेनियो। ओके, क्या नाम है इनका? यूजेनियो, यूजेनियो। ओके, यूजेनियो, बस इतना ध्यान रखिए। यूजेनियो लिमोस नाम है, यूजेनियो लिमोस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो कि यह भारत के हैं। इनका क्या नाम है इनका? हालांकि इस पे क्वेश्चन भी आगे आपको भी मिल जाएगा, अभी इनके ऊपर क्वेश्चन भी मिलेगा। डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि कन्नर के। ओके, डॉक्टर रवि कन्नर, डॉक्टर रवि कन्नर। ओके, डॉक्टर क्या हो जाएगा? रवि कन्नर। अब यहाँ पर इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है कैंसर। एक्चुअली असम में कैंसर के उपचार के लिए इनको दिया गया था। असम में जो कैंसर के उपचार में इन्होंने क्रांति ला दी थी, उसके लिए किनको दिया गया है? डॉक्टर रवि कन्नर को, कैंसर उपचार के लिए। तो ये चारों नाम को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो भारत के इसलिए है मैंने मेंशन नहीं किया है। बाकी 4 को अगर कहीं भी कोई लग रहा है, सर मैंने क्लास में डिटेल में तो मैंने बता दिया है।
कि रेमन पुरस्कार जो है यह आपका एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह किसके समकक्ष है, नोबेल पुरस्कार जो होता है उसके समकक्ष इसको माना गया है। 1957 में इसकी जो है फ्रांस के जो थर्ड राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस, उनकी ही याद में इसको दिया जाता है। 1957 से यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? तो सामाजिक कोई कार्य हो, कोई परोपकारिता के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को यह पुरस्कार दिया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारत से 2023 रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? भारत से पूछा है। तो क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन है कौरवी रक्षंद, आर रवि कन्नन, सोनम वांगचुक, संजीव चतुर्वेदी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर रवि कन्नन, जिन्हें मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कैंसर के उपचार से संबंधित है। किसके? असम के। इन्होंने क्या किया था? असम के जो कछार अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है वहाँ के निदेशक भी हैं। कछार अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ के क्या है? निदेशक भी हैं। प्लस वो अस्पताल ऐसा है जो करीब 5 लाख तक की आपकी मुफ्त इलाज हो या रियायती दर पर यह इलाज भी करता है कैंसर का। और उसी कैंसर के उपचार में इन्होंने क्या किया? असम में क्रांति लेकर के आया, जिसके कारण आर रवि कन्नन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। कौरवी रक्षंद, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? कौरवी रक्षंद जो कि बांग्लादेश के, इनको शिक्षा के क्षेत्र में। कहाँ पर है ये? बांग्लादेश के हैं, ये बांग्लादेशी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक बुक को जो है कि जारी की है। कौन सी है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसे एनसीईआरटी और निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है यूनेस्को, विश्व बैंक, यूनिसेफ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। एक्चुअली जो लेट्स मूव फॉरवर्ड है ये स्टूडेंट्स के लिए बोला जाए तो उनके एक स्वास्थ्य के लिए प्लस उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाना है, स्वास्थ्य को उनको बेहतर करना है और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनका कल्याण भी करना है। ओके, तो इसके लिए बुक को जो है आपका एक कॉमिक बुक जारी किया गया है। इसमें सम्मिलित कौन से संगठन सम्मिलित है? यूनेस्को भी है प्लस एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी के साथ एक एडिशनल फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी की जो बुक क्लास 7 की आती है उसमें एक चैप्टर को जोड़ा गया है, वो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो एक दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक चैप्टर को ही जोड़ा गया। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है क्या? तो इंडिया का जो गेट अप कर, अगर कभी आप लोग गए होंगे तो या नहीं गए होंगे तो उन सभी के लिए आप लोग देखेंगे तो आपके फ्रंट में राष्ट्रपति भवन शो करेगा और बैक साइड में आपका यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है यह बनाया गया है। इस पे क्या है? जो शहीद हुए, जो वीर शहीद हुए, उनके नामों को यहाँ पर अगर देखा जाए उनके नामों को एक मेंशन किया गया है युद्ध स्मारक जो है। क्योंकि एक स्मारक का मतलब क्या होता है? किसी की याद में, है ना, स्मारक बनाया गया है। तो जो शहीद हुए हैं वीर, उन लोगों की याद में यह राष्ट्रीय स्मारक जो है यह बनाया गया है। तो यह एक चैप्टर ही जो है एनसीईआरटी की बुक में ऐड कर दिया गया, क्लास 7 की बुक्स में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डैश में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट विद्युत काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता पर परिचालन शुरू कर दिया है। कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात में जो ये आपका देख रहे हैं काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 यानी कि एपीएस यूनिट 3 जो है ये 700 मेगावाट की, और ये क्या है? भारत का ये सबसे बोला जाए तो ये सबसे बड़ा स्वदेशी या परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि यह यूनिट 3 है, यानी इससे पहले यूनिट 2 और यूनिट 1 भी थे। तो यह यूनिट 1 एंड 2 का यह विस्तार है। और यह पहले से क्या, क्योंकि उनकी मेगावाट कितनी थी? 220 मेगावाट की रही और 700 मेगावाट है, तो जाहिर सी बात है ये उससे अधिक उन्नत हो गई। और अभी एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिए कि यूनिट 4 का भी निर्माण पूरा हो चुका है। काकरापार परमाणु संयंत्र जो है यूनिट 4 उसका भी निर्माण पूरा हो चुका है। और यह भी आपका 700 मेगावाट का है, जिसका आरंभ किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मार्च यानी 2024 के मार्च से यह भी आरंभ हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया बर्मा सिन्हा, अनिल कुमार लोहाटी, सुनील सिंह कौशिक, दीपेश कुमार मलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जया बर्मा सिन्हा। ये क्या है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो लोग रेलवे के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नियुक्त किया गया। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अनिल कुमार लोहाटी, अब जो नाम देख रहे हैं इन्होंने इनका स्थान लिया है, इनका स्थान।
इनका स्थान लिया है, अनिल कुमार लोहाटी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकारी जीते हैं? ऑप्शन दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आप यहाँ पे ऑप्शन में भी देख रहे हैं, यहाँ एक इमेज में भी दिखाई दे रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक्चुअली जितने भी आपके इंटरनेशनल जो मैच होंगे, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, उसके भी शीर्ष प्रायोजक होंगे। इसके अलावा अंडर 19 हो गया या अंडर 23 हो गया या आपका रणजी ट्रॉफी हो गया, इन सभी जितने भी घरेलू मैचों में जैसे आपके रणजी ट्रॉफी हो गई या दिलीप ट्रॉफी हो गया या आपका ईरानी ट्रॉफी हो गया, तो इन सभी प्रकार के मैचेस का शीर्ष आयोजक कौन होगा, शीर्ष प्रायोजक कौन होगा? तो यह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होगा। और यह क्या है? एक निजी क्षेत्र का, एक प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और बोला जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो प्राइवेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई है। ओके और बात की जाए कि इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इसके एमडी एंड सीईओ वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन इसके एमडी एंड सीईओ है, थोड़ा ही ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और ये भी 3 साल के लिए ही, 3 साल तक जो भी मैच आपके होंगे उन सभी का शीर्ष प्रायोजक यही रहेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सितंबर 2023 में कितने दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था? ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। एक्चुअली संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है ये कब से कब तक के लिए है? यह आपका 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक है। ओके 18 से लेकर के 22 सितंबर तक आपका सत्र चलेगा, तो जो कि 5 दिन का होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र होता है, मॉनसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। ओके ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। इन सभी सत्र या सेशन में आप बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा होता है, जो कि जनवरी से लेकर के आपका करीब अप्रैल के लास्ट वीक या आपका मई का जो है आपका फर्स्ट वीक तक चलता है, वो आपका बजट सत्र होता है। सबों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? बजट सत्र सबसे बड़ा होता है। और ये किस आर्टिकल में, अगर बोला जाए कि विशेष सत्र को बुलाने का जो प्रावधान दिया गया है, किस आर्टिकल में? या आर्टिकल 85 में। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 85। ओके आर्टिकल 85 को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल क्या किया गया है? विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस संबंध में किसी एग्जाम में आपसे पूछ भी ले, तो यह आर्टिकल 85 को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कि 3 सत्र है, तो चलो मैंने आपको बता दिया है। और बुलाने का पावर अगर लास्ट, क्योंकि संसद की जो कैबिनेट समिति होती है वो बुलाती है, लेकिन लास्ट में मोहर उस पर कौन लगाएगा? राष्ट्रपति ही लगाता है। तो यह विशेष सत्र को बुलाया जाता है। और जो 2 सेशन होते हैं उनके बीच में जो टाइम पीरियड होता है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए, स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती है, स्वादों की दुनिया का जश्न मनाएं, शुरू से ही समझदारी से खाना खिलाना, सही खाओ उचित आहार के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए, स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो आपका कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। एक्चुअली 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य एवं पोषण डिपार्टमेंट जो आपका था, विभाग था, उसने क्या किया था? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाना प्रारंभ किया था। अगर अब बात की जाए कि सबसे अधिक जो हंगर इंडेक्स आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें अगर देखा जाए 2022 का रिपोर्ट, करीब 120 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग 120 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 107 है भारत की रैंकिंग। ओके भारत की रैंकिंग कितनी है? 107 है। और 8 मार्च 2018 को एक एडिशनल फैक्ट यहाँ ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च यानी जब इंटरनेशनल क्या होता है? वुमेन्स डे। 8 मार्च 2018 कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू। ओके
झुंझुनू, राजस्थान की कौन सी जगह है वो? झुंझुनू से क्या आरंभ किया गया था आपका एक अभियान? क्या क्या था वो? कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान था? कुपोषण अभियान। कुपोषण अभियान किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा यह अभियान को आरंभ किया गया था। किस लिए? कुपोषण मुक्त बनाने के लिए, भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से कुपोषण अभियान की शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अक्टूबर में पहली बार वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अक्टूबर में पहली बार ऑप्शन दिया गया है भारत, जापान, फ्रांस, इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत कर रहा है, भारत करेगा। पहला जो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गृह लक्ष्मी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। क्यों होगा केवल 2? क्योंकि इसे तमिलनाडु सरकार ने नहीं, इसे कर्नाटका सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। ओके, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है? 1.1 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपए की जो है मासिक सहायता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक में एक आपका और है युवा निधि। युवा निधि जो योजना, ये भी प्रारंभ किया जाएगा। इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत जो आपके बैचलर यानी जिनके पास जो ग्रेजुएट जिनको बोला जाता है, स्नातक, जो स्नातक बेरोजगार है उन्हें 3000 रुपीज़, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उन्हें कितना दिया जाएगा? 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसको? जो बेरोजगार स्नातक है, युवा निधि के तहत। युवा निधि, ओके, युवा निधि, ध्यान रखिएगा। यह आपका दिसंबर से लॉन्च होगा, दिसंबर से लॉन्च होगा, जिसमें बेरोजगार स्नातक को कितना है? 3000 है, 3000 रुपीज है। और अगर वो बोला जाए डिप्लोमा वाले को कितना दिया जाएगा? 1500 रुपए, 1500 रुपए दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने और यूएनडीपी ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिया गया नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। किसने किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग प्लस यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में यूएनडीपी की स्थापना की गई है। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके अगर बोला जाए कि उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। इसके सीईओ कौन है? तो क्या कौन हो जाएंगे? श्री BVR सुब्रमण्यम। नाउ इतने फैक्ट्स इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर क्या किया? सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है आपका 2015, कब इसको गठन किया गया था? 2015 में बनाया गया था, जिसके तहत आपके कितने गोल्स है? 17 लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, और इसका टारगेट कब तक रखा गया है? 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। यह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 7वां फ्रिगेट है आपका। कौन सा है? यह 7वां है, 7वां है। अब इसका निर्माण कहाँ गया था? इसका निर्माण मुंबई में मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, यह जो महेंद्रगिरी आप नाम देख रहे हैं, महेंद्रगिरी आखिर नाम इसका क्यों पड़ा? तो उड़ीसा का जो पूर्वी, जो आप देखेंगे, उड़ीसा के पूर्वी में कौन सी पहाड़ी है? उड़ीसा के पूर्वी में क्षेत्र में यह महेंद्रगिरी एक पहाड़ी है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी क्या है? एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। तो इसके नाम पर ही इसका क्या कर दिया गया? इस युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरी रखा गया है। इससे पहले 17 अगस्त को क्या किया गया था? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसका, कौन सा लॉन्च किया गया था? तो आपका विंध्यगिरी, जो कि कर्नाटक की पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर विंध्यगिरी रखा गया था, वो आपका 6th प्रोजेक्ट 17A के तहत वह 6th स्टील्थ फ्रिगेट था। विंध्यगिरी 6th था, ये ध्यान रखिएगा, विंध्यगिरी। ये आपका 6th रहा था, 6th था, जो कि कर्नाटक की पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर था। विंध्यगिरी 6th स्टील्थ फ्रिगेट था, जिसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कब? 17 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसे 17
अगस्त को लॉन्च किया गया था। और इसे कब किया गया? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को किसके द्वारा इसको किया गया? इसको शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ इनके द्वारा सुरेश धनखड़ के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। और इसके अतिथि कौन थे? तो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। निर्माण कहाँ किया गया? मुंबई के मझगांव। इतना ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? ढाका, रंगपुर, नई दिल्ली, गाजीपुर। तो कहाँ आयोजित किया गया है? यह ढाका में किया गया है। कहाँ किया गया? यह ढाका में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में रक्षा वार्ता। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भारत की जो कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ कुछ सीमा को साझा करते हैं, तो भारत के आपके असम हो गया, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं? 4096 किलोमीटर भारत जो है, इतने भारत और बांग्लादेश कितने सीमा को साझा किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डैश के भद्रवा, राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की एक और है बसोहली पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। बसोहली 2023 में आई थिंक अप्रैल के आसपास इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा बसोहली पेंटिंग को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चंद्रयान 3 रोवर पर लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS ने चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो उस रोवर का नाम पूछा है क्या है? प्रेक्षण, प्रतिभा, प्रज्ञान, प्रतीक्षा। तो इस रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। इसके साथ ही जो लैंडर है उसका नाम क्या है? विक्रम है। ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। सल्फर सेकंड टाइम भी सल्फर मिला है। इसके अलावा एल्युमिनियम है, आयरन है, आपका सल्फर है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम वगैरह जो है यह भी यहाँ पर पाया गया है। ओके नाउ चलिए, कैल्शियम है, टाइटेनियम है, ये सभी जो यहाँ पे पाए गए हैं। अगस्त 2023 में भारत ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसके साथ समझौता किया गया है? तो न्यूजीलैंड के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हमारे जो खेल मंत्री है कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। तो इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल, खेलो इंडिया पोर्टल, KVS स्पोर्ट्स पोर्टल, भारतीय खेल प्राधिकरण पोर्टल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन आधारित कार लॉन्च की है? USA, जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो किसने किया है? तो केंद्र में हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत के न्यू दिल्ली में आपका 100% एथेनॉल आधारित जो है कार को लॉन्च किया गया है, जिसे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड। इसे क्या बोला जाएगा इस कार को? ये BS6 है, BS6 यानी स्टेज 2। ओके, इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल आपके ये व्हीकल है। किस प्रकार की? इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको इमेज भी शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में स्थानीय निकायों में OBC के लिए 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है हरियाणा सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार। तो किसके द्वारा किया गया है? यह गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। एक्चुअली गुजरात सरकार जो वर्तमान में यहाँ बोला गया स्थानीय निकाय यानी जो पंचायत हो गई या आपका नगर निगम हो गया, नगर निकाय हो गया, इन सबों में अभी वर्तमान में जो आरक्षण है OBC के लिए 10% है। इसको बढ़ा करके जो प्रस्ताव रखा है 27% रखने का प्रस्ताव रखा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 7 की NCERT पुस्तक में डैश पर एक अध्याय शामिल किया जाएगा? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, चंद्रयान 3, इसरो, आदित्य L1 मिशन। तो मैंने आप लोग सबको बताया ही है, या अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने क्लास में बताया कि कौन सी है NCERT में कौन सी शामिल की जाएगी? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है क्लास 7 के NCERT में शामिल की जाएगी। चलिए, बिहार जाति आधारित संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में जाति आधारित संरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी 2023 को शुरू हुई।
बिहार सरकार ने बिहार में जाति संरक्षण कराने के लिए 6 जून 2022 को अधिसूचना जारी किया। तो ऑप्शन क्या, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एक और दो, दोनों इसमें सही है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी। तो यह अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। अर्जुन मुंडा के द्वारा, अर्जुन मुंडा के द्वारा क्या किया गया है इसे? सिकल सेल एनीमिया जो है आपकी है उसके उन्मूलन के लिए, और लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। यह लक्ष्य कब तक है? 2047 तक इसका लक्ष्य है। 2047 तक इसे क्या करना है? इसका उन्मूलन करना है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि मोदी जी अभी जो आपके एमपी से, क्या एमपी के शहडोल जिले से, ओके, एमपी के शहडोल जिले से इन्होंने क्या किया है? 1 जुलाई यानी 1 जुलाई, अभी 1 जुलाई 2023 को इन्होंने क्या आरंभ किया है? सिकल सेल एनीमिया मुक्त जो आपका अभियान है वो आरंभ किया गया है 1 जुलाई 2023 से एमपी के शहडोल जिले से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत का पहला एआई स्कूल निम्नलिखित किस राज्य की राजधानी में लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन तो हो चुका है, रिपीट हो गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कपिल देव, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद, मेरी कॉम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। उन्होंने ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीता था, 1928 में, 1932 में, 1936 में। तो किनकी याद? मेजर ध्यानचंद की याद में जयंती को मनाया था। और यह क्या है? एक हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी थे ये, हॉकी खिलाड़ी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनेंगी? हेमेंद्र सिंह पवार, हरि सिंह, राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर सोनाली घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सोनाली घोष। बात की जा रही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है आपके? असम में, असम में है, असम में है। जिन्हें इस असम में इसको 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को ने क्या बोला? विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया। ओके, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल। इसके अलावा 2006 में इसे क्या किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया कब? 2006 में। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान भिन्नता एक ग्राफ जारी किया था, जिसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। ग्राफ से पता चलता है कि जो तापमान में जो वेरिएशन है वो कितना से है? 70 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक है। बिल्कुल सही है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्टी, चंद्रमा की सतह के तापमान को इसने मापा। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही कोड बोला है चुनने के लिए, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा देश सरकारी स्कूल में बच्चों के अबाया पहनने पर रोक लगाएगा? फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश हो जाएगा वो? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस जो है या बच्चों के क्या किया है? अबाया पहनने पर इसने रोक लगाया है, फ्रांस ने। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअली यह क्या है? यह धर्म, आपको बोला जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि हमारे क्या है इसके अधिकार में जो पाया गया है, हमें अधिकार दिया गया है धर्मनिरपेक्षता। और यह अबाया जो है किसका? यह एक धार्मिक इसको दिखाता है, धार्मिक बोल सकते हैं, धार्मिक प्रतीक बोल सकते हैं अबाया पहनना को। ओके, और बोला गया कि स्कूलों में बच्चों को क्या है? धर्मनिरपेक्षता, इनको किस प्रकार से इनको अगर बोला जाए तो आज़ादी है, तो धर्मनिरपेक्षता की आज़ादी है। तो इसी वजह से बोला गया है कि नहीं, आप यहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा 2004 में भी फ्रांस ने क्या किया था? जो आपके हेड स्कार्फ होते हैं उसको पहनने पर मना कर दिया गया था। फिर 2010 में चेहरे ढकने का वाला जो नकाब होता है उसको पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण फ्रांस की जो 70 लाख आबादी वाले जो मुस्लिम इलाका है उन लोगों ने इसका विरोध भी किया था, फ्रांस की गवर्नमेंट का। चलिए
कोपेनहेगन में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? कोपेनहेगन में लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, समीर वर्मा, एच एस प्रणय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच.एस. प्रणय ने। और ये भारत का कौन सा था? 14th पदक था। ये भारत का 14th पदक था। इसमें कांस्य पदक इसने जीता है और चीन जो है इस पे सबसे सफल टीम रही है, चीन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। आईआईटी बॉम्बे ने हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? HSBC यानी HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हरित हाइड्रोजन में भारत का लक्ष्य कितना है? 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का जो उत्पादन करने का लक्ष्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 2030 तक है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक 28 अगस्त 2023 को किस राज्य में आयोजित की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ की गई थी? यह आपके गुजरात में की गई। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। अब इसके साथ ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है उसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, ये तो शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, गुजरात है, प्लस गोवा। ये 3 राज्य इसमें शामिल हैं, ये 3 राज्य इसके शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम यूटीज की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? दादरा एवं नगर हवेली। ओके, क्या हो जाएगा? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। इसके साथ प्लस आपका आ जाएगा दमन और दीव। दमन और दीव ये भी इसमें शामिल है। अब बोला जाता है कि इसके जो सदस्य कौन कौन होते हैं, तो ये 3 जो आप राज्य देख रहे हैं इसके सीएम होंगे और ये यूटीज के या तो प्रशासक होंगे या इनके उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और इसका गठन के संबंध में थोड़ा देख लीजिए कि 1957 राज्य जो आपका पुनर्गठन अधिनियम कौन सा था? 1957 में इसका गठन किया गया किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा कौन सी थी? 15 से लेकर 22, 15 से 22 के तहत इसका गठन किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये सब इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जयंत महापात्रा, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है, रिपीट हो गई है बाय मिस्टेक। नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश की एक टुकड़ी ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय लागत रक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जो ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ले रही है और फर्स्ट टाइम भारतीय वायुसेना इसमें भाग ले रही है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन जो हो रहा है आपका काहिरा एयरबेस, जो कि आपकी मिस्र की राजधानी है। काहिरा एयरबेस, ये क्या है? मिस्र की आपकी राजधानी है काहिरा। ओके, मिस्र की राजधानी है। फर्स्ट टाइम भारतीय वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। किस प्रकार का है यह? द्विवार्षिक यानी वर्ष में 2 बार होने वाला बहुपक्षीय त्रिसेवा है ये, बहुपक्षीय त्रिसेवा ब्राइट स्टार। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक 23.14 मिलियन लघु सिंचाई यानी MI योजनाएं दर्ज की गई हैं। यूपी में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलती हैं। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई भी नहीं। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों। चूंकि ये क्या बोला है? छठी जनगणना रिपोर्ट है, तो इससे पहले सर्वप्रथम कब की गई थी रिपोर्ट? सबसे पहले कब की गई थी? 1986-87। ओके, नेक्स्ट है 1993-94 में। थर्ड अगर आपका देखा जाए तो 2001। फोर्थ है आपका 2006-07 एंड फिफ्थ है आपका 2013-14। और फिर अभी आपकी दिस साल 2023 में आपको छठी जनगणना रिपोर्ट आई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मोदी ने डैश द्वारा आयोजित B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा दिवस जो है उसको मनाने का आह्वान किया है।
ऑप्शन दिया गया है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, PSG चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के द्वारा क्या किया जा रहा है? B20 शिखर सम्मेलन को संयुक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा दिवस का आह्वान किया गया है। अब यहाँ पर B20 यानी बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन है। बिजनेस 20, ओके, यह क्या है? बिजनेस, इसकी स्थापना कब की गई थी? बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन बिजनेस 20 की स्थापना करी थी 2010 में। इसके तहत इसकी थीम को ध्यान रखिएगा, इसकी थीम को, ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसकी थीम है RAISE, यानी R स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्सिबल, A फॉर एसिलेटेड, I यानी इनोवेटिव, S सस्टेनेबिलिटी, E इक्विबिलिटी के लिए। ये 5 जो शब्द है इसके लिए वो ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कितने नए देश ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे? कितने नए देश? 7, 8, 9, 6। तो कितने देश बन रहे हैं सदस्य? इसके 6 देश बन रहे हैं। कौन कौन से वो 6 देश है? वो 6 देश कौन कौन से? यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा है? अर्जेंटीना। यहाँ पे कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, यहाँ पर अर्जेंटीना है। ओके, इसके अलावा अगर हम अफ्रीका वाले एरिया में आते हैं, इसको ध्यान रखने का तरीका ये है, अगर अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? मिस्र यानी इजिप्ट एंड इथोपिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इथोपिया आप यहाँ लिख लें, इथोपिया, इथोपिया हो गया। अगर हम चलते हैं अगर पश्चिम एशिया की तरफ तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ईरान हो जाएगा, सऊदी अरब, एंड आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो ये 6 कंट्री आपके ब्रिक्स के सदस्य देश हो गए। ये कब से इसकी सदस्यता कब ग्रहण करेंगे? 1 जनवरी 2024 से। कब शामिल होंगे सदस्य, कब उनकी सदस्यता होगी? 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 से ये शामिल हो जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से ये शामिल हो जाएंगे। तो ब्रिक्स में सदस्य टोटल कितने कंट्रीज हो जाएंगी? ब्रिक्स में वर्तमान में 5 है, ये 6 मिलकर के टोटल 11 कंट्रीज हो जाएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह बिंदु जहां चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था अब उसे डैश के रूप में जाना जाएगा। शिव शंकर, शिव शक्ति, शिव शंभू, शिव पार्वती। तो किस नाम से जाना जाएगा? यह शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति के नाम से। चंद्रयान 2 का किस नाम से जाना जाएगा? तिरंगा के नाम से, तिरंगा पॉइंट। एंड चंद्रयान 1 का जवाहर पॉइंट के नाम से यह जाना जाएगा। नाउ तो आज की क्लास के हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पूरे वीक का हम लोगों ने देख लिया। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।